नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किया पेश। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव मंजूर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 किया पेश। ऑनलाइन मनी गेम्स, बैटिंग, जुए पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, तो वहीं ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को मिलेगा बढ़ावा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। नक्सल मुक्त अभियान को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 13 इनामी नक्सली समेत 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 25.5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया है। और इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। गृह मंत्री की ओर से पेश किए गए संविधान का 130वां संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाए, और अगर संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ता है तो उसे 30 दिन के बाद स्वतः हटा हुआ माना जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इससे पहले विपक्ष की ओर से अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का
कड़ा विरोध सदन में किया गया और कुछ सवाल भी विपक्षी सांसदों ने उठाए, और जिस पर गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफे तक दे दिया था, और जब तक कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा में अमित शाह द्वारा संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, और इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष संसद की गरिमा बनाए रखने का नसीहत भी दी। उन्होंने माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। और लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश किया। ये विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, विनियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill. Honorable Speaker sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 taken into consideration. Honorable member who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today may personally hand over the approved text the matter at the table immediately. केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग्स को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। बिल को 19 अगस्त कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, और इस बिल का मकसद तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग को कसना और युवाओं को सुरक्षित रखना है, और ऐसे में उन परिवारों में खुशी का माहौल है जिनके घर की खुशियां ऑनलाइन गेम के कारण बर्बाद हो गईं। झारखंड के हजारीबाग जिले के मंडई खुर्द के रहने वाले सुरेश कुमार महतो के 21 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में ऐसा फंसा कि उसने आत्महत्या कर ली, और उनके पिता ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया है कि लगभग 15 लाख रुपए वह ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका था, और घर में इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अत्यधिक दबाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली। वह एक होनहार छात्र था और BSc में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसका जीवन ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा खेलने ने समाप्त कर दिया और घर का चिराग बुझ गया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कदम उठाया है, इसका स्वागत करते हैं, और कई बच्चों का भविष्य बचाया जा सकता है। कई ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं, वे भी अब मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए धन्यवाद दिया है। कि जो ऑनलाइन जो अभी गेमिंग चल रहा है, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आकर्षित जो गेम जो चल रहा है मोबाइल में, ये बहुत सा पैसा गार्जियन लोग को भी बर्बाद हो रहा है, और चोरी करके भी लड़का लोग सब गेम में खेल रहा है, और उससे
गार्जियन लोग को भी इजात होगा और जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भी भविष्य बनेगा, ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। जिस तरह का जो साइबर क्राइम, माने ऑनलाइन गेमिंग का मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा था, लोगों को कंगाल हो रहे थे, बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर थे गेमिंग के कारण, घर के संपत्ति बेच रहे थे। इसको बचाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। किसी तरह का कोई सट्टा या कोई गेमिंग जो ऑनलाइन चल रहा है, ये सब पर पाबंदी होना चाहिए पूरे भारत में। और राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस सरकारों पर पूर्व में असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान को असम के लोगों की आकांक्षा बताया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयास से असम में अनेक शैक्षिक संस्थान खोले जा चुके हैं और इस बिल के पारित होने के साथ ही गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में IIT गुवाहाटी की रूप बन चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, NIT सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर, एक बचा था IIM बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में IIM गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे पुना मार गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन और लोन वर्राटू अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 13 इनामी नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनमें से 8 लाख के इनामी नक्सली केये उर्फ केशा लेकाम और 1-1 लाख की इनामी महिला माओवादी सोमे उर्फ जमली कुहड़ाम व हिड़मे उर्फ बिज्जो ओयाम भी शामिल हैं। पुलिस और CRPF अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहीं इन अभियानों के कारण बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा में 390 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 99 इनामी शामिल हैं। तो वहीं लोन वर्राटू अभियान के तहत और अब तक 1042 माओवादी, जिनमें 267 इनामी समेत आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लोग आज 21 माओविस्ट का आत्मसमर्पण जो है वो आज फाइनलाइज कर रहे हैं। इस समर्पण के तहत कुल जो माओवादी इनामी है वो 13 लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल अमाउंट 25,50,000 के इनामी हैं। इनमें से 13 ऐसे माओवादी हैं जिनके ऊपर इनाम है। बाकी सब जो माओवादी सरेंडर के हैं वो बेसिकली लोअर कैडर के हैं, जिनके ऊपर इनाम नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। सीएम पर हमला करने वाले आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है और वे राजकोट का रहने वाला है। हमला करने वाले शख्स का CCTV फुटेज सामने आया है। ये फुटेज सीएम आवास के बाहर का है। इस फुटेज में आरोपी सीएम आवास का रैकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 3 धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
हमलावर पर हत्या की कोशिश यानी कि 109, 132 पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना, 221 पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है और उसके पास से केवल जन सुनवाई की पर्ची मिली है। आरोपी हमले का जो कारण बता रहा है उस पर पुलिस को यकीन नहीं है। पुलिस हमलावर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। दिल्ली सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को मारने की सोची समझी साजिश और विभत्स बताया है। उन्होंने बताया कि हमलावर ने पहले रैकी की और फिर वीडियो बनाया। कपिल मिश्रा ने कहा कि ये साधारण घटना नहीं है। उन्होंने इस मामले में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई है। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली की एक और घटना में दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर 12:15 बजे एक पुराना जर्जर मकान जमींदोज हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक्स प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन वैश्विक भू राजनीतिक और भारत के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। भारत में रूसी दूतावास ने रूस भारत संबंधों में सामरिक साझेदारी और कूटनीतिक संबंधों का खास तौर पर उल्लेख किया गया। दूतावास ने खासकर ब्रिक्स ढांचे के तहत वित्तीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि ब्रिक्स एक अस्थिर वैश्विक माहौल में स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति है। समूह के भीतर व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि बाधाओं के बावजूद भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं और तेल की आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। और साथ ही उन्होंने बताया है कि भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए रूस के पास बहुत ही खास तरीका मौजूद है। The trade within BRICS is growing against the backdrop of the current turbulence. For example, Russia's trade with BRICS partners has increased by 70.5% in the previous year. And the point is that the more challenging and unpredictable the global environment becomes, the more relevant BRICS becomes as a stabilizing force and a center of gravity for those who are seeking a mutually beneficial cooperation, grounded in respect for sovereignty and diversity. और आज के पेश हुए लोकसभा में बिलों पर संबित पात्रा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जहां पर रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि रूस अब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 10% की दर से बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 40% हिस्सा रूस से तेल आयात पर आधारित है और साथ ही डॉलर और यूरो पर घटते भरोसे को देखते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन की संभावना भी
उन्होंने जताई है। और एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आज जो लोकसभा में बिल पेश हुए हैं उसी पर संबित पात्रा ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है। यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है। और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल हुआ, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उस समय से आप देखिए, जितने भी लोगों को जेल हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, उन सबने इस्तीफा दिया। मगर कुछ महीनों पहले दिल्ली में आपने देखा, 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल हुआ और जेल से रहकर उन्होंने सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। जब इस विषय को लेकर कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये नैतिकता का विषय है। नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि जेल से सरकार चलाना है या नहीं चलाना है। आज देश से हम पूछते हैं कि नैतिकता क्या है? क्या देश जेल से चल सकती है? तो संबित पात्रा साफ तौर पे कह रहे थे कि जिस तरह से आज संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा पेश किया गया, उस पर विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, तो उस पर उसकी वो कड़ी निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसका ध्येय जो है वो सिर्फ यही है कि जेल से अब कोई भी सरकार नहीं चल पाएगी और उसी का वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल खिलाफ है। तो ये संबित पात्रा की जो बात थी वो आप देख रहे थे। और इसी के साथ ही मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।